दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट पर YouTube पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी तो कर ली है, जैसे जिन प्याजे कर लिया, वाइगोत्स्की कर लिया। आज हम लोग करने वाले हैं कोहलबर्ग थ्योरी आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि इवन सीटेट में कोहलबर्ग का कितना बड़ा रोल है। 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही है, शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर हम लोग लगातार क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे YouTube के बच्चों के लिए ये एक गिफ्ट है मेरे तरफ से। एक बार फिर से जैसा मैंने वाइगोत्स्की पढ़ाया था, जैसा मैंने जिन प्याजे पढ़ाया था, तो इस प्लेलिस्ट में अब आपको संपूर्ण चीजें होंगी। आगे भी जो भी और कोई ऐसे टॉपिक होंगे जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पढ़ने का तरीका भी थोड़ा, है ना, क्या कहते हैं, कहावत नहीं कि मतलब तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो ये कैजुअल होगा। जो भी हमारे पेड बैच में है उनको भी ये फर्क पता चलेगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वे रहेगा हमारा। सबसे पहले तो आप सब लोगों को होली मुबारक, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक्स्ट बुक भी होली सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पर आपके सभी अफोर्डेबल बैचेस को और भी ज्यादा यहां पर कहिए कि बेहतरीन बना दिया है, क्योंकि प्राइसेस को काफी कम कर दिया है। तो आप टेक्स्ट बुक के साथ रंग उत्सव मना सकते हैं, सिलेक्शन के रंग टेक्स्ट बुक के संग। और सीटेट के जितने भी बैचेस हैं, आपका पेपर 1, पेपर 2 और कॉम्बो, उसकी प्राइस भी कम हो गई है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ऐप पर जाकर बस यूज कर लेना कूपन कोड DS सर, या आपका जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, उस पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो ये वाला कूपन कोड DS सर लगा के। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से होली मुबारक और हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। और कोहलबर्ग साहब ने कहा, यार जिन प्याजे ने दे दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और क्या कहा कि एज इंपॉर्टेंट है, एज के हिसाब से मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। उधर से वाइगोत्स्की आ गए। वाइगोत्स्की ने कहा ना 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 ना, सोशल इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, आपका एज बढ़ते जाएगा लेकिन सोशल इंटरैक्शन नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे? तो कोहलबर्ग भैया बोले, अरे सुन ले मेरी बात। बोलो हाँ बताओ। बोले नैतिकता इंपॉर्टेंट है। बोला कैसे? बोला सुनो, मैं क्रेडिट पूरा नहीं ले रहा हूं, मैं जो हूं मैं भी आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दे रहा हूं, जैसे वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोल के। जिन प्याजे ने तो खुला बोला कि हमारा संज्ञानात्मक विकास है। इन्होंने कहा कि मैं भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दे रहा हूं, और मेरी जो थ्योरी है वो भी हमारे जिन प्याजे भैया से ही प्रेरित है। किससे प्रेरित है? उन्होंने कहा था कि जिन प्याजे के जो नैतिक तर्क हैं उन्हीं से ये प्रेरित है। तो इनकी जो अपनी थ्योरी रही, पहली बात तो आप ये मत कभी सोचिएगा कि इन्होंने जिन प्याजे से लड़ाई की या जिन प्याजे के अगेंस्ट में थ्योरी दी, नहीं। कोहलबर्ग की जो थ्योरी रही जिन प्याजे के नैतिक मूल्यों से प्रेरित रही। मैं आपको इस बात को समराइज बताता हूं कि इनका क्या तात्पर्य। हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है, अपना मानदंड होता है, अपना नियम होता है, इसके अनुसार से व्यवहार करते हैं। आज आप किसी से मिलोगे, बोलेंगे नमस्कार सर या आदाब सर, या बोलेंगे आवे क्या कर रहा है, ऐसे भी कोई बोलता है। तो इनका कहना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने वैल्यूज क्या है, आपके अपने मानदंड क्या है, आपके अपने नियम क्या है, और लोगों के प्रति बच्चे के व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास से वो इसी ढंग से इन्होंने देखा, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के नैतिक विकास को लेकर चिंतित रहते हैं, है ना। हर माता पिता चाहता है आपका बच्चा अगर किसी के सामने बदतमीजी करता है तो आप डिमोरलाइज फील करते हैं, बेटा अंकल को नमस्ते करो, अबे जा भाग, अगर बच्चा ऐसे बोल दिया आप डिमोरलाइज फील करते हो ना। तो कहना है इनका कि संज्ञानात्मक विकास तो इसी से होता है, आपकी नैतिकता से होती है। तो अपने बच्चे को सही या गलत नैतिक व्यवहार के बारे में सिखाना और समाज में उचित व्यवहार करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। बात तो ये बिल्कुल सही है। नैतिक विकास की अवधारणा पर हमेशा अलग अलग दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक सिद्धांतकार द्वारा चर्चा की जाती है। और 1938 में जिन प्याजे ने बच्चे के नैतिक तर्क के विकास की खोज की थी, बेसिकली उन्होंने कहा कि बच्चे के नैतिक मूल्य को सीखने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ऐसा जिन प्याजे ने कहा था। इसके बजाय वे अपने दैनिक जीवन के अलग अलग निर्णयात्मक स्थिति से निपट कर विकास करते। मतलब आप जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते हो कि ऐसे करो, या झूठ बोलना पाप है।
वो जब देख रहा है कि झूठ बोलने पे पिटाई होती है, मार खाते हैं, या घर के लोग बचा भी लिए तो बाहर में ठीक नहीं है, एक समय के बाद उसको फील होने लगता है कि नहीं यार ये उचित नहीं। अभी आप देखोगे कैसे पहले वो डर से करता है, फिर बाद में आदर्शवादी बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नैतिक मूल्य के लिए आप बच्चे को विवश नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको अपने स्थिति से, निर्णय से निपटते हैं। तो ये जो है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग, ध्यान से देखिएगा, ये जिन पियाजे के ही नैतिक तर्क से या नैतिक तर्क के काम से प्रेरित थे, और उन्हें पियाजे के ही विचार को आगे बढ़ाया 1958 में। तो 1938 में जिन पियाजे ने दिया अपने थ्योरी में नैतिक तर्क भी, और वहीं से प्रेरित होकर 1958 में इन्होंने दिया। तो इनका जन्म 1927 में हुआ था। 1970 के दशक में इन्होंने बाद में क्या किया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, तभी ये ज्यादा पॉपुलर हुए विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनकी बड़ी चर्चा हुई। लेकिन ध्यान यही बात है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए जिन पियाजे के नैतिक निर्णय और जो लॉरेंस कोहलबर्ग अपना जो चरण बनाया था, इन सब पर विचार करके उन्होंने नैतिक तर्क देने की बात की। मैं एकदम मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। अब इन्होंने बेसिकली की क्या, इनका कैसे केंद्रित था, इन्होंने कहा कि जब कोई यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यवहार सही है या गलत, यानी कि व्हेन यू फील समथिंग, इंग्लिश वाले भी सुनिएगा, कि समथिंग राइट और रॉन्ग, जब आप ऐसा फील करते हैं तो सैद्धांतिक बल इस बात पर है कि कोई नैतिक दुविधा का जवाब देने का निर्णय कैसे लेता है। अगर मैं आपको कहूं कि अभी यहां पर मैंने चोरी कर ली, आप क्या कहोगे, गलत है। लेकिन अभी एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा हिंज दुविधा वाली, वहां पर आप कहोगे कि यार उसकी बीवी मर रही थी तो अच्छा हुआ चोरी करके अपनी बीवी को बचा लिया, दवाई चोरी कर लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि निर्णय आप कैसे लेते हैं, नैतिक दुविधा किस बात की है, इसका जीवन में बड़ा रोल है। जो बात इन्होंने यहां पर कही है कि वह क्या निर्णय लेता है वास्तव में क्या है, कहते कि जीवन में किसी की सच्चाई को आप नहीं जानते हो। आप देखिए राह चलते लोग किसी पे कोई क्लेम कर देता, मैं आपको बताता हूं। एक बार ना मैं मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं नॉर्मली चलता हूं, किसी को देखता हूं आगे बहुत स्लो गाड़ी चला रहा है, तो मेरे मुंह से भी कई बार पहले निकल जाता था कि अरे यार क्या कर रहा है ना, या तो साइड से चलो या ये करो। ऐसे कोई बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है फिर भी निकल जाता है, अरे मरेगा क्या। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं खुद ऐसे दोनों कंडीशन में पड़ा हूं। मैं एक ऐसे कंडीशन में था कि एक ऑपरेशन हुआ था एक लेडी का हमारे ही फैमिली में, और उनको लेके मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, और डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल भी जर्किन नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों मैं 10 से 20 के स्पीड में कार चला रहा था, और कितने अगल बगल के कार, मतलब मैं साइड इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उधर जर्किन थी, कितने अगल वाले कार मुझे ऐसे करके जा रहे थे, क्या कर रहा है, धीरे क्यों चला रहा है। लेकिन मैं उस दिन इस बात के महत्व को समझा कि मैं क्यों धीरे चला रहा हूं। इसी तरह से एक दिन मैं किसी इमरजेंसी किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, और मैं अपनी गाड़ी में सामान्य से तेज चला रहा था, इतना भी तेज नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन सामान्य से तेज चला रहा था क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक थी। और उस टाइम पर भी लोग मुझे कह रहे थे अरे देख यार कैसे चलाता है, मरेगा क्या। तो कहने का मतलब यह है कि आप निर्णय कौन सी लेते हैं, किस वजह से लेते हैं, कब लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ये वाली बात अगर आप समझ गए होगे ना, तो आपको पूरी थ्योरी समझ लीजिए यहीं पे क्लियर हो गई। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोग अक्सर क्वेश्चंस में मिलते हैं, आप मेरा दूसरा रूप देखते हैं, मैं आता हूं क्वेश्चन में टिक मारता हूं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर वहां से थ्योरी करते हैं, फिर मॉक टेस्ट करता हूं, ऐप पर भी मास्टर क्लास करता हूं, लेकिन सब कुछ के जड़ में यही है, इसलिए आपके डिमांड पर यह करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या है, इन्होंने अपने सिद्धांत को संशोधित भी किया कि हर व्यक्ति का अपना मानदंड होता है। तो यहां से आप ये तो समझ गए कि सही और गलत जो है ये आप कैसे तय करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए जो सही है मेरे लिए गलत हो सकता है, आप कुछ सही कर रहे हो मुझे गलत दिख रहा होगा, आप कुछ गलत कर रहे हो मुझे सही दिख रहा होगा। तो ये चीजें भी होती है समाज में, तो इसकी विकसित होती है, ये संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। चलिए एक जनरल क्वेश्चन से यहां पर हम चीजों की शुरुआत करते हैं, जो पीछे पूछा गया था आपको सीटेट 2021 के पेपर 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण है ना, विच ऑप्शन कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में शामिल है। तो क्या हम कहते हैं कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप यूनिवर्सल होता है, क्या सब में ये होगा, हर व्यक्ति में ये होगा,
हाँ, ये बात सही है। क्या नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है? इस पर अभी मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि निरंतरता नहीं होती है। आप बोलोगे क्यों? इसलिए निरंतरता नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आप एक स्थिति में मान लीजिए कि पहुंच गए और आप काफी जो है चीजों को अच्छे से समझने लगे, अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आदर्शवादी तक पहुंचता ही है? नहीं। कितने लोग घटिया सोच लेकर ही जिंदगी खत्म कर लेता है। तो निरंतरता नहीं होती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। यह बात भी हम नहीं कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रॉब्लम प्रोसेस, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। यह बात भी हम नहीं कह सकते। क्रमिक तो है ही, आप उठोगे तो नीचे से ही ऊपर, लेकिन कहां तक पहुंचोगे इसकी निरंतरता नहीं। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है? नहीं, ये जो है नैतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। तो सांस्कृतिक पर तो वाइगोत्स्की का था। तो ये क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसका चरण सार्वभौमिक है लेकिन निरंतर नहीं। मेरे आप में, हम सब में है, लेकिन हम निरंतर बढ़ते ही जाएंगे नैतिकता में, इसकी गारंटी नहीं है। कितना बढ़िया बात। अब देखिए, इसके जो 3 लेवल, 6 स्टेजेस या 3 स्टेजेस, 6 सब स्टेजेस, जो भी बोल लीजिए, उसको मैं अलग अलग तरीके से आज आपको दिखाता हूं। पहला देखिए, पहला बताने का तरीका। आप तो जानते हैं इन्होंने 6 स्तर बोला। तो पहले क्या बोला इन्होंने? पहला स्तर बोला कि जब कोई बच्चा, एक्चुअली 4 साल तक नैतिकता नहीं बोलते हैं ये। दूसरा क्या बोलते हैं? जो 4 से 10 साल तक होती है ना। उसके बाद 4 से 10 साल तक पहले स्तर को बोलते हैं, 10 से 13 साल को दूसरे स्तर तक, और 13 से ऊपर तीसरे स्तर तक। तो पहले स्तर पे 2 रहता है, दूसरे स्तर पे 2 रहता है, तीसरे स्तर पे 2 रहता है। अभी उतने हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, वो देख लेंगे। लेकिन अभी बस मैं इसके 6 स्तर को आपको अनुभव करा रहा हूं। देखिए, पहला स्तर क्या है? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जो आप जानते हो कि जिसको हम लोग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली अवस्था कहते हैं। यहां बच्चा सिर्फ और सिर्फ दंड के कारण काम करता है और दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। तो उसी में थोड़ा ऊपर चला गया जहां पर बच्चा सेल्फिश हो जाता है। अनुभवहीन सुखवाद, मतलब दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, बस दे वांट हैप्पीनेस। मतलब कि मुझे पता है कि सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ये चीज है। तो लाभ पाने की कृतज्ञता, मतलब हमें लाभ होना चाहिए। तो ये हो गया। ये दोनों इन्होंने रखा है अपने पूर्व परंपरागत वाली अवस्था में। इसके बाद हम चलते हैं, तीसरा स्टेज आता है जब बच्चा बनना चाहता है गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें उसको शर्मिंदगी, इसमें अच्छा दंड के डर से करता है तो पहले वाले में चला गया। लेकिन अगर गुड बॉय गुड गर्ल बनता है, इज्जत पाना चाहता है, शर्मिंदगी से बचना चाहता है, तो बच्चा इसमें आ गया। अगर आप मेरे डर से कोई काम कर रहे हैं तो आप पहले वाले में थे। लेकिन अगर आप मेरे से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, यार सर क्या सोचेंगे, क्लास नहीं करता है, तो आप इसमें हैं। आप गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं। आप दूसरे की अस्वीकृति या नापसंदी से बचना चाहते हैं, यार ये अच्छा लड़का नहीं। उसी में दूसरा नंबर था। उसके बाद आगे था चौथा चरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बच्चा फॉलो करता है। उसको लिखा है प्राधिकरण द्वारा रोकने से बचने की अनुरूपता, मतलब कि आप लॉ तोड़ने की वजह से जो फिर आपको दिक्कत होगी तो वो आप नहीं चाहते हैं, तो आप उससे बचना चाहते हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हैं। इसके बाद क्या कहा गया? 5वां स्टेज आता है जहां पर कि आप समुदाय को बनाए रखने का अनुरूप, मतलब आप क्या करते हैं कि आप कम्युनिटी को भी फॉलो करते हैं बट अपने व्यक्तिगत अधिकार को भी बल देते हैं। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम नीचे इसको और डिटेल में देखेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर यानी कि आप अपनी बात भी रखते हैं लेकिन समुदाय को भी बनाए रखना चाहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है अंतरात्मा के व्यक्तित्व, यानी कि आप यूनिवर्सल अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, आपके अंतरात्मा सही गलत बताती है। तो ये आप हो गए 6ठे स्टेज में। तो ये दोनों उत्तर परंपरागत में है, उसके नीचे का ये दोनों आपका जो है ये परंपरागत में है, और सबसे पहले का जो दोनों था वो था पूर्व परंपरागत में, यानी कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये 3 लेवल इन्होंने दिए हैं। अब इसी 3 लेवल को और अलग तरह से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सबसे पहली बात जो है, एक एज मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली में ना अलग अलग चीज में आपको अलग अलग तरह के एज का डिफाइन होगा, लेकिन आप ध्यान से रखिएगा। जो पहला वाला 2 है ये 4 से 10 साल है, दूसरा वाला जो 2 है ये 10 से 13 साल है, और तीसरा वाला जो है ये 13 से ऊपर है।
तो पहला वाला अगेन ओबीडियंस जो है ये शैशवावस्था के टर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये 4 साल के बाद ही शुरू होता है। एक्चुअली बहुत लोग 0 to 5 या 0 to 6 साल को भी शैशवावस्था बोल देते हैं, तो इसलिए वो लिखा हुआ है। बाकी आप उसको यही समझिए कि 0 से 4 साल तक किसी नैतिकता की हम बात नहीं करते। तो सही काम करने की और सजा से बचने के बीच में कोई अंतर नहीं, मतलब उसको सही गलत का मतलब इतना ही है कि हमको दंड नहीं पड़ा तो मैं अच्छा किया, मम्मी मैं गुड बॉय हूं ना क्योंकि आपने मुझे दंड नहीं दिया। दूसरे लेवल पर फिर से कि वही यहां पर वो जो चीजें हैं, यहां पर आप स्वयं के लिए लाभ सोचते हैं, तो दंड से भी थोड़ा ऊपर उठे, आपको चाहिए यार मुझे दो, मुझे मिल जाए, बस ये काम करना है। तो ये दोनों हो गया आपका पूर्व परंपरागत में। तीसरा आता है अनुरूपता, जो लॉ एंड क्या कहते हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना। अगेन तो दूसरों के साथ आप मैत्रीपूर्ण इसमें रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। वहीं पर जो दूसरा वाला है उसमें अगेन जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला है, इसमें आप सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद आप सामाजिक अनुबंधन में जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। यहां पर आप परस्पर लाभ देखते हैं, आप नियमों को अपने हिसाब से बदलते हैं, उपयोगिता देखते हैं कि क्या चीज मेरे लिए कैसा है, आप नियम मानने से भी ज्यादा ऊपर आप यहां पर आप चले गए। लास्ट में आप सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिद्धांत देखते हैं, जो आप देखते हैं कि यहां पर आप यार पर्सनल लाभ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें आदर्शवादी होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज होती है ये इनको आगे करती है। अब यहां पर क्या हुआ, इनकी जो सिचुएशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस तो बता दिए कि भाई इस प्रकार से बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से ये चीजें होंगी, यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें हम बच्चे को हमें इस तरह से समझना चाहिए। अब इनकी जो हिंज दुविधा वाली कहानी थी, वो दुविधा को समझिए, वो दुविधा वाली कहानी थी। आप में से कौन कौन लोग हिंज दुविधा को जानते हैं? बेसिकली हुआ क्या था, यहां पर इन्होंने जब सिद्धांत देना शुरू किया तो इन्होंने कुछ कहानियां बताई, कई मनगढ़ंत कहानियां भी बताई, कई ऐसी कहानियां भी बताई जो दुनिया में हुई थी, और ये कहानी के बारे में बताकर वो बच्चों से प्रश्न पूछते थे। तो उसी कहानी में इन्होंने कहा कि हिंज की पत्नी, एक हिंज नामक व्यक्ति था, तो वो जो है सबसे प्रसिद्ध कहानी उनकी यही थी। हिंज की पत्नी विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी, डॉक्टर ने कहा कि एक नई दवा उसे बचा सकती है। दवा की खोज एक स्थानीय केमिस्ट ने की थी, हिंज ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन केमिस्ट उसका 10 गुना दाम ले रहा था और वो हिंज की क्षमता से अधिक था। परिवार और दोस्तों की सहायता के बाद हिंज उसका आधा ही पैसा जुटा पा रहा था। उसने केमिस्ट को कहा कि भैया मेरी पत्नी मर जाएगी, क्या वह सस्ती दवा ले सकता है, तो बाकी मैं बाद में मैं पैसे देखूंगा, आपको चुका दूंगा। तो केमिस्ट ने कहा कि नहीं, दवा की खोज ही मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं पैसे उससे कमाना चाहता हूं। पति अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, इसलिए वो रात में गया, दुकान में तोड़फोड़ किया या दवाई की चोरी कर ली। अब यहां पर क्या है, आप कहोगे अच्छा क्या पत्नी मर रही थी, लेकिन आप उसकी भी बात सोचो केमिस्ट की, जो कह रहा था कि हमने तो यार पैसे कमाने के लिए ही ये किए थे, उनका भी परिवार है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या उसे दवाई चुरानी चाहिए थी? आप कमेंट में हमें बताना। हिंज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है ना, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आता? अगर मान लीजिए उसको पत्नी से प्यार नहीं करता तो क्या वो फिर भी दवाई क्या कहते हैं चुराता? अब इससे पता चल जाएगा, तो चल जाता है मानवता के बारे में। उसके बाद है कि अगर मरने वाला कोई अजनबी होता तो क्या उसको कोई फर्क पड़ता? समझिए, आप भी आंसर दीजिएगा। अगर महिला की मौत हो जाए तो क्या पुलिस को केमिस्ट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए? अलग अलग उम्र के बच्चे को इन सवाल का जवाब देने करने के लिए उन्होंने कहा। इतने सारे क्वेश्चन शायद आज तक आप लोगों ने हिंज के बारे में नहीं सुने होंगे, है ना। तो यहीं पर ये जो दुविधा हुई, तो यहां पर क्या किया गया, हर लड़के को इस तरह की कहानी सुनाई गई और उनसे साक्षात्कार लिया गया। बल्कि यह भी देखा गया कि लोगों ने क्या माना और आपके मानने के हिसाब से आपकी सोच और आपकी मैच्योरिटी बदलती गई। तो जब भी ये देखा तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताए, सभी के कारण अलग थे, सभी का तर्क अलग था। हाँ वो करता, क्यों नहीं कर, दूसरा लोग रहता तो हिंज को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे उसको मतलब नहीं है। किसी ने ऐसा बोला, किसी ने बोला नहीं नहीं कोई भी मरता तो फर्क पड़ता, तो ये बड़ी मानवता वाली बात हो गई। तो ऐसी चीजें लगातार उन्होंने कहा और यहीं पर उन्होंने पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत 3 लेवल को बताया। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हिंज से जोड़ के आप समझिए, पूर्व परंपरागत में हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गैर कानूनी है और उसे दंडित किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा जवाब दिया है तो आप पूर्व परंपरागत के सजा से बचने वाले में हो, पहले वाले में।
देखना कितनी ब्यूटीफुल, सेम चीज को दोहरा रहा हूं लेकिन हिंज की कहानी पर। अगर आप पूर्व परंपरागत के दूसरे वाले में आ गए, यानी कि हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि गैर कानूनी है और उसे दंडित किया जा सकता है, तो ये भी अपना सेल्फिशनेस से के लिए है कि भैया हमें दंड ना मिल जाए। उसके बाद देखिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता में क्या है, हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि एक अच्छे पति के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी को बचाने के लिए जो भी कुछ कर सकता है करे। अब वहीं पर कानून व्यवस्था वाले में क्या आ गया, हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि उसको कानून का पालन करना चाहिए। उसके बाद पांचवा में क्या आ गया, जब वो सामाजिक अनुबंधन की बात हो रहा है तो हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि मानव जीवन का संरक्षण संपत्ति के अधिकार से अधिक है। अब आप कानून को अपने हिसाब से तौल रहे हैं कि संपत्ति तो से अच्छा इंपॉर्टेंट मानव है। अब लास्ट में सार्वभौमिक, हिंज को अहिंसक, सविनय अवज्ञा या फार्मिस्ट के साथ बातचीत पर विचार करना चाहिए। यह निर्णय संपत्ति के अधिकार और मानव जीवन की पवित्रता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो न्यूट्रल होकर यह आंसर किया कि उसको बात विचार करना चाहिए। ये संपत्ति का अधिकार का भी अपना है, मानवता का अधिकार का भी अपना है, इसकी पवित्रता को दर्शाता है। तो आपने क्या आंसर दिया इससे पता चल जाता है आप किस अवस्था में है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आप किस अवस्था में हो। हम कहते हैं कि पूर्व परंपरागत में आप 4 से 10 साल में हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, परंपरागत में आप 10 से 13 साल में हो, उत्तर परंपरागत में 13 से ऊपर में हो, लेकिन ये बस एक अनुमान है। आप 13 से ऊपर चले गए तो आप उत्तर परंपरागत में चले जाओगे, इस सोच पर चले जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। ये है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की एक्चुअल सच्चाई, क्योंकि उसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा जो है वो प्रस्तुत की गई। दुविधा, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। सीटेट 2022 में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये पूरी थ्योरी मेरे किताब की है दोस्तों, मेरे किताब की है, अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा। तो यहां पर आपको कौन सा क्वेश्चन होगा, वह व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर सम्मान कर रहा है। इसकी पूरी जड़ मैंने आपको बता दी, इस पर क्वेश्चन खूब पूछता है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उसने ऐसा बोला क्योंकि उसका एक ही बात कहना था कि उस बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर को जो है, मतलब हिंज को लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब हर चीज का प्लस माइनस होता है। एक क्वेश्चन जो हिंज के बारे में आता है, कोहलबर्ग के बारे में आता है, वो है उसकी आलोचना। क्या आपको पता है कोहलबर्ग की आलोचना की गई? कोहलबर्ग ने नैतिकता पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसकी आलोचना क्यों हुई? इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि अपना प्रयोग करते समय उन्होंने केवल पुरुषों को ही ध्यान में रखा। इसलिए इस सिद्धांत को लिंगगत रूप से पक्षपाती सिद्धांत कहा जाता है। कैरल गिलिगन, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के छात्र थे, उनके अनुसार यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर विचार नहीं करता तथा यही कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना रही। कैरल गिलिगन, शायद आपको पता नहीं होगा, ये कोहलबर्ग के छात्र थे और ये कितनी बार सीटेट पर ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं अभी, तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा कि आलोचना किसने की? कैरल गिलिगन ने। ये उनके छात्र थे और इन्होंने क्या बोला कि इनके सिद्धांत तो ठीक है लेकिन नारीवाद के संदर्भ में ठीक नहीं है। क्यों? क्यों बताइए? इसलिए दोस्तों क्योंकि नारीवाद क्या कहता है? नारीवाद का कहना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वह पुरुष हो या स्त्री हो, समझना ध्यान से, उसके लिए उसके लिंग के हिसाब से कुछ चीजें बदलती है क्योंकि शारीरिक अंतर है। कुछ बातें, चाहे वो पहनावा हो या सोच हो या उसके फिजिकल चीजें हो, काफी सारी चीजें हैं जो महिलाओं में अलग तो है। तो इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की क्योंकि उस हिसाब से नैतिकता, चारित्र्यता, रहन सहन, बहुत चीजें बदल जाती है। महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती है, महिलाओं का हार्मोनल डिफरेंट होता है, महिलाओं के बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो उस वजह से कुछ चीजें महिलाओं के लिए अलग कहनी पड़ेगी आपको, जो उन्होंने नहीं कही। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। देखिए यहां पर जो मैंने आपको यहां पर कहा क्या कि कैरल गिलिगन ने
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो ये सीटेट 20 अगस्त 2023 को पूछा। केस अध्ययन, केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, या सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या नारीवाद से, या अनुवांशिक कारक को पर्यावरण पर्याप्त महत्व न देने के लिए। तो सबसे बड़ी आलोचना उन्होंने यही की थी कि नारीवाद दृष्टिकोण पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन ने यहां पर जो है के द्वारा की गई। अब आप देखिए, सीटेट 20 अगस्त 2023 अभी जो हुआ था पिछली बार, उसमें पेपर 1 में यह पूछा गया था और पेपर 2 में यह पूछा गया था। क्या इसकी आलोचना जो, अब क्वेश्चन का ऑप्शन यहां पर देखिए, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा के लिए क्या गया। यहां पर सीधे पूछ लिया कि नारीवादी दृष्टिकोण, इसी को यहां पर पेपर 2 में सेम ईयर में पूछ लिया कि लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए। तो यहां पर यह करेक्ट आंसर हो गया। मात्रात्मक या एक चरण सिद्धांत या तथ्य की बात नहीं थी, लैंगिक भिन्नता की बात थी जो वहां पे प्रॉब्लम हुई थी। ये बात है दोस्तों। जब आप थ्योरी पढ़ते हो और थ्योरी को जब इस ढंग से देखते हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन चिंता मत करना, सीडीपी की कुछ ही थ्योरी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब वो थ्योरी है जहां पर आपको टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी जो मैक्सिमम थ्योरीज हैं वो आपको ज्यादा प्रैक्टिस है, हर चीज का अपना रोल होता है ना, वो ज्यादा प्रैक्टिस है, वो ज्यादा विजुअलाइजेशन है। तो मैं आपको आगे भी ये चीजें कराऊंगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको और भी कोई थ्योरी मेरे से पढ़ने के मन हो। तो अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के रहिएगा, और टेलीग्राम पर भी काफी सारे फ्री मटेरियल है, उसका इस्तेमाल करिएगा। एक बार फिर से आपको होली मुबारक। अगर आप इस अवसर पर टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, या आप बाद में भी जुड़ना चाहते हैं कभी भी तो ये कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।